सो हाय एवरीवन, दिस इज सौरभ ठाकुर वंस अगेन। तो आज हमने फेमिनिज्म पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, फर्स्ट लेक्चर में दे चुका हूँ, सब कुछ बताया है, उसमें चेक कर लेना। मेरे चैनल में जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे सारी आपको वीडियोस मिलेगी। और मेरे बारे में जानना है तो आप चैनल के अबाउट सेक्शन में जाओ, नहीं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। ठीक है, चलो जी। तो फेमिनिज्म पे हमारा शुरू हो गया है। तो आज मैं सबसे पहली राइटर के बारे में बात करने वाला हूँ, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट। इसका नाम बड़ा मजेदार है, मैरी, मजेदार है, वॉल स्टोन क्राफ्ट। अब देखो, इसमें दीवार भी है, दीवार में पत्थर भी है, पत्थर पे नक्काशी भी है ना। सिर्फ आपने इतना याद रखना है कि इसमें एक ही जगह ओ है। सिंपल सी बात। मेरी वॉलस्टोन क्राफ्ट, वॉल पे स्टोन लगे हैं, स्टोन में कुछ क्राफ्ट वगैरह बना है, क्राफ्टिंग हुई है। ठीक है, तो ऐसे कितना मतलब कितना इंटरेस्टिंग सा नाम है इसका। जब मैंने पहली बार पढ़ा तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा था। तो मैरी वॉलस्टोन क्राफ्ट वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट। ठीक है, तो इसीलिए मैं आज इसकी सबसे पहले इसकी बात करने वाला हूं। तो सबसे पहली एक हिसाब से आप समझ लो कि यहीं से लगभग शुरू हुआ था हमारा जो फेमिनिज्म है। तो उसके बाद बाकियों की बात करेंगे, वर्जीनिया वुल्फ है या फिर कोई भी जितने भी आगे राइटर्स आएंगे उसके बाद में बात करेंगे। अब आज हम बात कर रहे हैं मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट की। अब देखो, जब भी आप एक चीज हमें हमेशा ध्यान रखना, हम जिंदगी में जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी हम बोलते हैं, जो भी हमारी हरकतें होती है, वो हमारे अपने जो लाइफ में एक्सपीरियंसेस रहते हैं, तजुर्बे जो रहते हैं हमारी जिंदगी में, उसी से रिलेटेड होता है। तो इसके तजुर्बे कुछ ऐसे रहे, 6 भाई बहन थे ये। ठीक, उसके बाद इसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट को फाइनेंशियल क्राइसिस भी बहुत हुए, पैसे भी नहीं होते थे, इतने गरीबी होती थी। उसके बाद क्या हुआ कि इसकी लव लाइफ में भी काफी दिक्कतें रही। इसका पहले एक अफेयर चला एक आर्टिस्ट के साथ, पेंटर के साथ, वो भी ज्यादा टाइम नहीं चला। दूसरे वाले के साथ अफेयर चला, उसने इसे प्रेग्नेंट भी कर दिया, इसके बच्चा हो भी गया। लेकिन इनफेडिलिटी जो थी उस इंसान की, उसकी वजह से मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट को 2 बार सुसाइड करने का अटेम्प्ट करना पड़ा। मतलब कि 2 इसके सुसाइड अटेम्प्ट्स थे। हालांकि ये बच गई, बची भी कितनी ज्यादा, ये जी नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं बताऊंगा कितनी जी है। तो उसके बाद इसने किससे शादी की? विलियम गॉडविन। गॉडविन जिसने भगवान को भी जीत लिया हो, उसने मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट को भी जीत लिया। अब देखो, बाद में तो शरीफ बंदे ही फंसते हैं भाई। सारी सोच में कहा कि बिल्ली हज को चली है। पर ऐसा कुछ नहीं है, सबके देखो बुरा कोई नहीं होता है। हमेशा हमारी लव लाइफ में हम हमेशा कोशिश करते हैं अपनी ओर से कि हाँ ठीक है, हम अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं ये सोच के कि हाँ एक दिन ये इंसान हमें मिलेगा, इससे हमारी शादी होगी। लेकिन आने वाले वक्त में ऐसा नहीं होता है। तो वैसा भी मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट के साथ हुआ कि वो नहीं हुआ। हालांकि उसने सब कुछ कुर्बान कर दिया। तो लास्ट में विलियम गॉडविन मिला। अब गॉडविन पता नहीं, जैसा भी था अच्छा था, शादी की। इनकी फिर एक बेटी होती है मैरी, जो कि शादी किससे करती है? पीबी शैली से। पीबी शैली रोमांटिक राइटर है। तो ये मैरी शैली है, ये लिखेगी आपका फ्रैंकेनस्टाइन। फ्रैंकेनस्टाइन एक बहुत फेमस वर्क है, ये लिखेगी उसको। ठीक है, तो ये गॉथिक स्टोरी है शायद, ये हॉरर कुछ इसमें है। फ्रैंकेनस्टाइन उसमें नकली वो बनाता है इंसान, फिर वो बाद में हैवान बन जाता है, फिर वो लोगों को मारता है, कुछ ऐसी स्टोरी है इसकी, है ना। तो खैर, मैंने ये आपको इतना सा बताना था कि विलियम गॉडविन से इसने शादी की। इसका पॉलिटिकल जस्टिस एक बहुत फेमस वर्क है विलियम गॉडविन का। और उसकी बेटी हुई, जब ये मैरी शैली पैदा हुई तो इसके 11 दिन बाद ही ये माता जी स्वर्ग से धार गए। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट की डेथ हो गई सिर्फ 11 दिन बाद, जब मैरी शैली पैदा हुई। उस वक्त मैरी जो ये थी वॉलस्टोनक्राफ्ट, सिर्फ 38 साल की थी। ठीक है, तो ये तो हो गई पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ इसीलिए बताई कि इसी से ही थोड़ा सा आप समझ सकते हो कि इसके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आई है, उसी से ये थोड़ा सा आगे बात करेगी। अब मैंने आपको फेमिनिज्म वाली वीडियो में सारे टाइप्स बताए हैं कि कितने टाइप्स होते हैं फेमिनिज्म के। तो उसी में से एक मैंने रेडिकल फेमिनिज्म बताया था। तो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट जो है वो रेडिकल फेमिनिज्म में आएगी। ठीक है, जो कि लोग रेवोल्यूशनरी होते हैं, रेवोल्यूशनरी आइडियाज की बात करते हैं, और थोड़े से एक्सट्रीमिस्ट भी आप कह सकते हो, वैसे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो हमारा बेसिक है, जो हमेशा की तरह मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा इसके वर्क्स। ठीक है, वर्क्स इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके ज्यादा वर्क्स है भी नहीं, 2-4 गिने चुने वर्क्स है। ठीक है, सबसे पहले तो इसने मर्दों की बात की। क्या लिखा इसने? विंडिकेशन। देखो, विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन तो सब जानते हैं, है ना। लेकिन विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मेन, MEN, 1790, ये बहुत कम लोगों ने सुना होगा कि इसका ऐसा भी कोई वर्क है मेन के लिए। ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखना है कि विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मेन इसी का वर्क है और 1790 में है। अब दूसरा जो वर्क है उसमें ए लग जाएगा, अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमन।
विमेन नहीं है, वुमन है, ठीक है, AN वुमन। ये आता है आपका 1792 में, और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है जो कि आप सभी लोगों को पता होना ही चाहिए, ठीक है। तो विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मेन भी आपने याद रखना ही है। अब इसमें क्या हुआ था कि कुछ फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ हमारा 1789 में, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में इसको उससे इंस्पायर थी, उससे थोड़ा सा इस पर काफी फर्क पड़ा उन आइडियाज का। तो इसमें क्या हुआ कि एक थॉमस पेन एक इंसान था जो पेन लेता था। किसकी पेन लेता था? लोगों की। इसीलिए उसने राइट्स ऑफ मैन की बात की, राइट्स ऑफ मैन, मर्दों के अधिकारों की बात, ठीक है। तो उसी की तरह, राइट्स ऑफ मैन की तरह ही विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन भी मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने लिखा। अब ये किसका डिफेंस था एक हिसाब से? एक हमारे भाई साहब थे एडमंड बर्क, एडमंड बर्क, BURKE। इन्होंने लिखा रिफ्लेक्शन ऑन द रेवोल्यूशन इन फ्रांस। लंबा है, मैं लिख नहीं रहा हूं, ऐसे ही आप याद रख लो या फिर लिख लो, रिफ्लेक्शंस ऑन द रेवोल्यूशन इन फ्रांस। तो वो है फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, जो इसने जितने भी स्कॉर्नफुल एक्सप्रेशन जो थे, जो भी इसने बुरी बातें उसमें लिखी, तो उसका एक हिसाब से डिफेंस था, उसका एक हिसाब से रिप्लाई था, क्या? ये विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, ठीक है। ये आपने याद रख लेना। एडमंड बर्क का नाम, वर्क भी इसी बहाने याद हो जाएगा। थॉमस पेन का वर्क भी आपको याद हो गया, और ये इंपॉर्टेंट वर्क्स है ना, कहीं भी आ सकते हैं। चलो, ये तो हो गई वर्क्स की बात। वैसे अभी पूरी बात हुई नहीं है, अभी मैं इसके आपको एक दो वर्क्स और बताऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको मिटा देता है ना। तो इसके बाद ऐसा नहीं है, इसने चिल्ड्रन के लिए भी काफी कुछ लिखा है ना, और इसने रेवोल्यूशनरी तो ये थी ही, पॉलिटिक्स से रिलेटेड भी काफी कुछ लिखा। और उसके बाद अगर हम बात करें, इसने नॉवेल्स भी लिखे, ठीक है। तो नॉवेल्स में क्या आता है? मैरी अ फिक्शन, ये आएगा आपका 1786 में, ठीक है। मैरी अ फिक्शन, ये आपने याद रखना है। फिर इसने एक और नॉवल लिखा, दो ही है इसके नॉवल, मारिया और द रॉन्ग्स ऑफ वुमन, रॉन्ग्स ऑफ वुमन। ये आया है आपका 1798 में आया शायद, नहीं ये 88 में आया, ठीक है, 88 में, ये 88 में, ये 98 में, ठीक है। 10 साल का डिफरेंस है, ये याद रखना। मैरी अ फिक्शन 1788, माया और द रॉन्ग्स, WRONGS, रॉन्ग्स ऑफ वुमन 1798। 1798 में और क्या आया था? लिरिकल बैलेट्स, ठीक है, वो भी आपको याद होना चाहिए, वर्ड्सवर्थ और कॉलेरिज का जो था, जिसमें 23 पोएम्स थी। चलो, तो ये दो चीजें हो गई, ठीक है। अभी मैं आपको इसका एक और वर्क बताता हूं जो कि बहुत जरूरी है, थॉट्स ऑन द एजुकेशन ऑफ डॉटर्स, बेटियों की एजुकेशन के लिए कुछ विचार। ये आया था आपका 1786 में, ठीक है। तो मैं यहां थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, ये 1786 में आया है, ठीक है। थॉट्स ऑन द एजुकेशन ऑफ डॉटर्स। अब इसने मेनली जो बात की है विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन में, उसने ये बात की है कि वुमेन जो है वो कमजोर क्यों है। वो कमजोर इसीलिए है क्योंकि उसे प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाती है, ठीक है। तो उन्हीं सारी चीजों की बात ये इसमें भी करेगी, थॉट्स ऑन द एजुकेशन ऑफ डॉटर्स, ठीक है। तो ये कहती है कि जो वुमेन है उनको एक इस प्रकार की एजुकेशन दी जाती है कि उन्हें सिर्फ ये सिखाया जाता है कि आपको अपनी सेंसेस पे काम करना है। उनको रैशनल एजुकेशन नहीं दी जाती, उनको फैक्ट्स के बारे में नहीं बताया जाता। उन्हें कहा जाता है कि आप सिर्फ अपने प्रेजेंट पे ध्यान दो। अगर कोई मैन है, उसे कहा जाता है कि नहीं, तुझे पास्ट भी देखना है, प्रेजेंट भी देखना है, फ्यूचर भी देखना है, बहुत सारी जिम्मेवारी है, तुझे अपने परिवार की जिम्मेवारियां भी संभालनी है ना, अपने बच्चों को भी पालना है, सब कुछ है। लेकिन विमेन को सिखाया जाता है कि नहीं, आपको सेंसिटिव बनकर रहना है, आपको अपने पति की सेवा करनी है, आपको सती सावित्री जो होता है एक हिसाब से, उस हिसाब से रहना है, आपको अच्छे कपड़े पहनने हैं, आपको जेंटल रहना है, आपको दयालु रहना है, आप में ममता होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं जो कि ये कहती है कि विमेन इसीलिए पीछे है क्योंकि उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल रही है। आज की डेट में तो खैर बहुत कुछ बदल गया है, बहुत अच्छी अच्छी एजुकेशन मिल रही है और लड़कियां लड़कों से भी अच्छा कर रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये देख लो ना, कब की बात है, 18th सेंचुरी की ये बात है ना। तो ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये कहती है कि जो मैन का मुकाबला वुमेन तभी कर पाएगी जब उसको प्रॉपर एजुकेशन मिलेगी, ठीक है। तो शिक्षा जो है, शिक्षा एक बहुत क्रांतिकारी चीज है। आज के जमाने में भी बोलता कौन है? जो शिक्षित है, ठीक है। आवाज वही उठा सकता है जो शिक्षित है, जिसको नॉलेज है। शिक्षा से हिम्मत आती है ना, तो हिम्मत आती है तभी वो कुछ कर पाते हैं। तो अगर शिक्षा ही नहीं होगी तो क्या होगा, ठीक है। तो फेमिनिज्म में देखते जाओ आप, जो भी ये बात कर रही है वो धीरे धीरे यही बातें आगे चलने वाली है। जितने भी राइटर्स और आएंगे घुमा फिरा के वो यही बातें करने वाले हैं ना। तो फिर भी पर्टिकुलरली जो जो भी होगा मैं बताते जाऊंगा आप लोगों को।
चलो ये इसके वर्क्स हो गए, इसको आप अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा लो, बिल्कुल एकदम जैसे विक्रम के कंधे पे बेताल बैठता था ना, वैसे इसको बिठा लो, तभी तभी नेट जेआरएफ क्वालिफाई होगा, बिना बिठाए नहीं होगा। चलो तो अब मैं आपको कुछ चीजें ना पढ़ के बताता हूँ, ठीक है, साथ साथ एक्सप्लेन करता हूँ कि इसने इसके क्या विचार है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन में जो इसके विचार है, ये क्या कहती है कि कंटेंडिंग फॉर द राइट्स ऑफ वुमन, कि भाई किस बारे में है ये वर्क, वो कह रही है ये कंटेंडिंग फॉर द राइट्स ऑफ वुमन, माय मेन आर्ग्यूमेंट इज बिल्ट ऑन दिस सिंपल प्रिंसिपल दैट इफ शी बी नॉट प्रिपेयर्ड बाय एजुकेशन टू बिकम द कंपेनियन ऑफ मैन, शी विल स्टॉप द प्रोग्रेस ऑफ नॉलेज एंड वर्च्यू। कि अगर औरत को कंपेनियन बनने के लिए, मर्द का कंपेनियन बनने के लिए एजुकेशन नहीं दी जाएगी तो उसके साथ क्या होगा, उसकी जो प्रोग्रेस है वो रुक जाएगी, जो कि उसकी नॉलेज वर्च्यू जो कुछ भी है वो खत्म हो जाएगा। आगे कहती है फॉर ट्रूथ मस्ट बी कॉमन टू ऑल, सच जो है वो सभी के लिए बराबर होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, सबके बराबर राइट्स होने चाहिए, और इट विल बी इन एफिकेशियस विद रिस्पेक्ट टू इट्स इन्फ्लुएंस ऑन जनरल प्रैक्टिस। नहीं तो ये बिल्कुल इनएफिकेशियस, इनएफिकेशियस मतलब जिसमें कोई एफिशिएंसी ना हो, ये वैसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात करती है ये विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन में। सेकंड जो ये चीज, अब इसको मिल्टन से भी प्रॉब्लम है। मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट है, मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट है उसमें ईव जो है वो एडम को क्या कह रही है, ठीक है। अब वो क्या कहती है, वो कहती है गॉड इज दाय लॉ, ठीक है, गॉड इज दाय लॉ दाउ माइन, टू नो नो मोर इज वुमेन्स हैप्पीएस्ट नॉलेज एंड हर प्रेज। वो कह रही है एडम को कि भाई गॉड इज दाय लॉ, तेरा तो गॉड है, तेरा सारा लॉ जो है तू गॉड के अंडर है, और मेरा लॉ कौन है, मेरा लॉ तू है। मतलब कि तू गॉड के अंडर है, मैं तेरे अंडर हूं, जो तू मुझे बोलेगा मैं तेरा मानूंगी और तू भगवान का मानेगा, ठीक है। आगे आगे क्या कह रही है, टू नो मोर इज वुमेन्स हैप्पीएस्ट नॉलेज एंड जो भी है, कि इससे ज्यादा एक वुमन को कुछ और जानने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर वो अपने पति के अंडर है, उसकी सेवा कर रही है, तो उसकी प्रोटेक्शन भी वही करेगा, ठीक है, और उसकी प्रोटेक्शन गॉड करेगा पति की, ठीक है। तो वुमन को इससे ज्यादा कुछ नहीं जाना है। अगर वुमन को खुश रहना है तो इससे ज्यादा उसे कुछ जानने की जरूरत नहीं है। एक हिसाब से ये ठीक भी है कि अगर जितना आप कम लड़ोगे, कि जितना आप कम कलह पैदा करोगे घर में, जितना आप संतुष्ट रहोगे उतना आप खुश रहोगे। लेकिन एक हिसाब से बुरा भी है कि इस चक्कर में क्या है कि जो मेन है वो वुमेन का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, उनसे नौकरों की तरह काम करवाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें, नौकर से याद आया, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने नौकरी भी की है, ये मेड थी, कहीं सर्वेंट भी रही है ये, जब इसको फाइनेंशियल क्राइसिस थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें डिटेल में देखो, जो राइटर पकड़ा उसको थोड़ा डिटेल में जाएंगे, अब कोई दिक्कत नहीं है ना, मतलब जितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वैसे तो डिटेल तो फिर तो एक दिन भी गुजर सकता है, इसमें ऐसा नहीं है। अब एक ये और चीज बात कर रही है कि विमेन को कैसा बनाया जाता है, विमेन को ये बताया जाता है कि आपने ऐसा बनना है, ऐसा बनना है, ऐसा बनना है, किस लिए बनना है वो देखते हैं इसमें क्या कह रही है। दैट विमेन आर टॉट, शी एक्सप्लेन्स, टू नर्चर क्वालिटीज सच एज कनिंग, an appearance of weakness and a duplicitous outward obedience। कि विमेन को ये कहा जाता है कि आप कनिंग बन के रहो। कनिंग का मतलब है कि आप किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, कैसे भी, वो आपकी क्वालिटी है, आप झूठ बोल के या फिर कैसे भी करके आप इतने मतलब प्लॉटिंग कर रहे हो, आप चालू हो इतने कि आप ऐसा कर रहे हो, ठीक है। तो कनिंग जो है उसे कहा जाता है कि तू कनिंग बन, तभी लोग तेरी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। आगे कहते हैं दे आर एनकरेज टू डेवलप द कार्डिनल वर्च्यूज ऑफ जेंटलनेस, डोसिलिटी एंड स्पेनियल लाइक अफेक्शन। कि उन्हें कहा जाता है कि आप अपने खुद में ऐसी वर्च्यूज पैदा करो, जेंटलनेस, ममता वाली, डोसिलिटी, डोसिलिटी भी फ्रेजिलिटी, डोसिलिटी एक ही चीज है, मतलब कि नाजुकपन, नजाकत, ठीक है। डोसिलिटी दयालु, ठीक है, सिंपल, ब्यूटीफुल, ये सारी चीजें कहा जाता है कि वुमन को आपको ऐसा बनकर रहना है, ठीक है। तो आगे क्या कह रही है, दे आर एसेंशियली स्ट्रिप्ड ऑफ द वर्च्यूज दैट शुड क्लोथ ह्यूमैनिटी, की जो ह्यूमैनिटी जो दिखाए ऐसी वर्च्यूज आप में होनी चाहिए, एंड आर प्रेशर्ड इनटू द कल्टीवेशन ऑफ आर्टिफिशियल ग्रेसेस वेयर बाय देयर सोल एम्बिशन इज टू बी फेयर, टू रेज इमोशन इंस्टेड ऑफ इंस्पायरिंग रिस्पेक्ट। कि आप उनका एक मेन फोकस ये रहना चाहिए कि उन्हें गोरा और सुंदर, बिल्कुल फेयर उन्हें रहना है। किस लिए, सिर्फ एक वजह, टू प्लीज मैन, ठीक है। मैन को प्लीज करने के लिए, टू प्लीज मैन। तो इसकी प्रॉब्लम यही है मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट की। तो ये काफी राइटर्स को भी रिडिक्यूल करती है, यहां तक कि रूसो एक राइटर था, वो भी यही कहता है कि जो विमेन है उनको कनिंगनेस जो है, और एक होती है आपकी कोक्वेट्री, मतलब कि फ्लर्टिंग, ठीक है। तो उस चीज को विमेन को फॉलो करना चाहिए टू बिकम मोर डिजायरेबल टू मेन, ठीक है।
अगर if there is a girl and she is talking to everybody, she is giving chances to everybody, she is passing smiles to everybody, just like Robert Browning, I gave commands and all स्माइल्स स्टॉप्ड। तो उसने अपनी पत्नी को मरवा दिया, क्योंकि वो हर किसी के साथ शुरू हो जाती थी, हर किसी के साथ हंसने लग जाती थी, हर किसी के साथ फ्लर्ट मारने लग जाती थी। तो वो चीज़ है कि वो भी यही कहता है रूसो कि आप भी ऐसा ही करो, तभी आप और डिजायरेबल होगे। एक लड़की होगी जो कम बोलेगी, किसी से फालतू बात नहीं करेगी, उसे तो लड़के बोलेंगे यार इसमें तो बड़ा एटीट्यूड है, या फिर उससे डरेंगे बात करने में, है ना, ऐसी चीज़ होगी। लेकिन वो कहता है रूसो कि आपको ऐसा होना है, तो उस चीज़ को ये रिडिक्यूल करती है कि ऐसा नहीं है। हालांकि कई फीमेल राइटर्स को भी रिडिक्यूल करती है कि वो उनमें काफ़ी मैस्कुलिनिटी थी। दूसरी चीज़ ये कहती है कि जो मेन राइटर्स का जो एक ट्रेडिशन है, ठीक है, जो मेन ने आज तक विमेन के बारे में लिखा है, वो भी एक वजह है विमेन को डिग्रेड करने में, ठीक है। तो विमेन की डिग्रेडेशन उसकी वजह से भी हुई है, ठीक है। अब ये एक और बात करती है, वोllstonecraft सीज वन फंडामेंटल प्रिंसिपल रूटेड इन एजुकेशनल स्ट्रेटेजी। हाँ, तो एजुकेशन का मैंने बता दिया कि इनकी स्ट्रेटेजी होती है कि लड़की को सिर्फ सेंसेस के बारे में बताना है, उसकी रैशनैलिटी पर काम नहीं करना है, उसको बस यही सिखाना है कि आपको दयालु ऐसा वैसा वैसा रहना है। मतलब कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द एजुकेशन गिवन टू अ गर्ल एंड टू अ बॉय, देयर इज अ लॉट डिफरेंस। वो क्या बात करती है, देयर इज अ बिग डिफरेंस, वो मैरी वोllstonecraft कहती है कि देयर इज अ डिफरेंस। हालांकि आजकल इतना डिफरेंस नहीं है, एजुकेशन सभी को बराबर दी जाती, लेकिन उस टाइम पे ये सारी चीजें एग्जिस्टेंस में थी, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। एक चीज इसने और बोली है, लिबर्टी इज द मदर ऑफ वर्च्यू। लिबर्टी इज द मदर ऑफ वर्च्यू, ठीक है। देखो भाई, पहले लोगों को बहुत प्रॉब्लम थी मेरे लेक्चर्स में कि कहीं ब्लर हो रहा है कैमरा, और क्वालिटी में भी प्रॉब्लम थी। अब सब कुछ ठीक है, मैंने ब्लर की प्रॉब्लम भी ठीक कर दी है, और इसकी जो वीडियो की क्वालिटी है वो भी आप हाईएस्ट क्वालिटी में देख सकते हो, ठीक है। तो मजे लो यार, कुछ नहीं है, पढ़ाई तो ऐसे ही ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं, मजे लो, ध्यान से सुनो, नोट डाउन करो, ठीक है, और बोर नहीं होना है। लिबर्टी इज द मदर ऑफ वर्च्यू। आज़ादी आज़ादी आज़ादी, तो जब आज़ादी है तो वो मदर ऑफ वर्च्यू है। वर्च्यू मतलब कि इज्जत, आपकी जो कुछ भी है। तो अगर आप आज़ाद हो तो आप इज्जतदार हो, ठीक है। तो ये यही कहती है कि आज़ादी होनी चाहिए एक लड़की को, सब कुछ सोचने की, कुछ भी करने की, एजुकेशन की पूरा राइट होना चाहिए। मेरे मम्मी खुद इतने इंटेलिजेंट हुआ करते थे, लेकिन नाना ने बोला नहीं, शादी करो बेटा, काम करो, शादी करो। हालांकि टीचर्स ने भी बहुत बोला कि आप कितने इंटेलिजेंट है आपकी बेटी, आपको इसको और पढ़ाना चाहिए। मम्मी को बहुत शौक था पढ़ने का, लेकिन हार्डली वो 8th 9th तक पढ़ पाए, और उसके बाद उनकी शादी करा दी गई 18-19 साल में। मेरे पापा भी 21 साल के थे, तो पापा भी 8th 9th पास है, लेकिन अभी उसके पापा ने बहुत मेहनत की, जिम्मेवारियाँ भी थी, सबसे बड़े थे, उसके बाद उन्होंने बहुत मेहनत की, खेत में काम किया, बहुत सारी चीज़ें। आज वो एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन है, और भगवान की दया से कोई कमी नहीं है। तो बात वही है कि उस टाइम पे चलो पापा का तो जिम्मेवारी वाला सीन था, लेकिन मम्मी का ये था कि नहीं बेटा, बेटियों को शादी करनी है, टाइम से अपना घर बसाना है, वो सारी चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें जो एग्जिस्टेंस में थी, उन सारी चीज़ों को आपने ध्यान रखना है। अब इसके बारे में अब लास्ट में ये एक और बात करेगी जो कि असली फेमिनिज्म है। ये कहती है, हर कॉल इज एसेंशियली फॉर अ सोसाइटी दैट विल फ्री नॉट ओनली विमेन बट ऑल्सो मेन फ्रॉम द सर्विट्यूड ऑफ ब्लाइंड ओबीडियंस। कि एक ऐसी सोसाइटी ये चाहती है कि जिसमें सिर्फ विमेन को ही आजाद ना किया जाए, बल्कि मेन को भी आजाद किया जाए। जो भी सोसाइटी में जो भी ब्लाइंड ओबीडियंस है, जो भी उनके पीछे भाग रहे, चाहे मेन है चाहे वुमेन है, उनको ठीक किया जाए, ठीक है। ऑफ इमर्जन इन द प्रेजेंट एंड लूजिंग साइट ऑफ द रैशनल फाउंडेशन ऑफ मोरालिटी, कि आप प्रेजेंट में इतना घुसा दिया है उनको कि उनमें कोई विजनरी अप्रोच बाकी रही ही नहीं है। तो वो मैन है चाहे विमेन है, उनको इन सारी चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए, ठीक है। तो मैरी वोllstonecraft के बारे में इतनी डिटेल में काफ़ी है मेरे ख्याल से, है ना। बाकी अपनी श्रद्धा है भाई सबकी, है ना। आप जितना पढ़ सकते हो उतना कम है जेआरएफ के लिए, तो है ना। तो जितना आप और पढ़ सकते हो इसके बारे में पढ़ो, जितना आपको इस वीडियो से मिला है उसको याद रखो, और भगवान आपका भला करे और खुशियां मनाओ। अगर मेरी वीडियोस पे कम व्यूज भी आते हैं ना, तो आप ये समझो आपका कंपटीशन कम हो रहा है, ठीक है। क्योंकि जितने ज्यादा लोग मेरी वीडियोस को देखेंगे, उतना नेट जेआरएफ में कंपटीशन बढ़ेगा आपका, क्योंकि जो चीज आपको पता है वही चीज हजारों को और को भी पता होगी, ठीक है। तो वो भी वहां पर राइट कर देंगे, आप भी राइट कर दोगे। तो मुझे भी इस बात का कोई गम नहीं है कि मेरी जितने भी व्यूज आए मेरी वीडियोस पे आने वाले टाइम में, चाहे जितने भी आए, जिसकी जैसी किस्मत, जिसको मेरी वीडियो दिखती है, बहुत अच्छी बात है। कुछ नया सीखते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। इन लेक्चर्स के बहाने मैं भी बहुत कुछ सीखता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो। ये तो सारा बिजनेस का काम है, लास्ट में करना ही पड़ता है ना। दाना मल्टीटास्कर के नाम से भाई पढ़ाई हो गई है, जिसने जाना जा सकते हैं, अब तो गप्पे मारनी है, ठीक है। तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, है ना। तो बाकी तो मैं क्या बोलूँ, अब अगली वीडियो देखते हैं, जब भी बनती है तो बनाते हैं। वर्जीनिया वुल्फ पे बनाएंगे, या फिर बहुत सारी है इसमें, लेडीज़ डिपार्टमेंट है, पूरा कवर करेंगे सारा। चलो जी ठीक है, फिर बाय, है ना। अच्छा, इसको बाद में मिटाऊंगा।
ठीक है, ओके बाय, एंजॉय योर लाइफ। सब्सक्राइब करना है तो कर लेना, बाकी मर्जी आपकी।